आज का हमारा विषय है व्यंजन। जैसे कि पार्ट 1 में आपने वर्ण विचार के पार्ट 1 में आपने स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं जानकारी व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन को हम परिभाषित करना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। किन की सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। और या कह सकते हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती हैं। जब हम उच्चारित करेंगे तो हमारे क्या होगा, श्वास की जो वायु होगी, श्वास वायु होगी, वो रुकावट के साथ मुख से बाहर आएगी। आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं। तो कैसे उच्चारित करेंगे? को उच्चारित कर रहे हैं तो को के बाद अ की साउंड आ रही है और आपकी श्वास वायु में रुकावट पैदा हो रही है। को जोर लगाना पड़ रहा है तो रुक रही है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। उदाहरण मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ कि जैसे आपने स्वरों की सहायता ली है, क, आप जितने भी व्यंजन होंगे उनमें स्वरों की सहायता ली जाएगी। तो जैसे आपने किसी अपने गंतव्य स्थान पर जाना होगा तो आप क्या करेंगे? यातायात के किसी न किसी साधन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से हम इन व्यंजनों को इस्तेमाल करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे? स्वरों को। व्यंजन का प्रयोग करना होगा तो हम किसकी सहायता लेंगे? स्वरों की सहायता लेंगे। तो ये व्यंजन की परिभाषा हो गई। तो क्या परिभाषा हो गई? स्वरों की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है या जिनके उच्चारण में श्वास वायु में रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन के भेद, व्यंजन को अगर हम बांटना चाहें, व्यंजन भेद के 4 मुख्य आधार है। व्यंजन को बांटना चाहते हैं तो उन्हें 4 भागों के आधार पर बांटते हैं हम। मुख्य आधार पर स्पर्श का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, ठीक है ना, स्पर्श का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, श्वास वायु की मात्रा का आधार, स्वर तंत्री में कंपन का आधार। स्वर तंत्री में कंपन का आधार, यहाँ पर में आना था तो गलती से मुझसे में टाइप हुआ है, मैं हो गया है तो में। स्वर तंत्री में कंपन का आधार, तो क्या हो गया? स्वर तंत्री में कंपन का आधार। सबसे पहला जो था हमारा स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि हम 4 आधारों पर बांटते हैं इसे। स्पर्श का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, ठीक है ना, श्वास वायु के मात्रा का आधार और स्वर तंत्री में कंपन का आधार। तो सबसे पहला वर्गीकरण जो करने जा रहे हैं वो स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद। स्पर्श, अगर आप स्पर्श से ही ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्पर्श का आधार है, अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना। ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी? इन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ होगी वो मुख के किसी न किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती है। मुख के अंतर्गत आपके दंत भी हैं, मुख के अंतर्गत आपकी तालु भी हैं, मूर्धा भी हैं, ठीक है ना। मुख के अंतर्गत ये सभी आपके जो हैं अंग हैं उनके किसी न किसी स्थान को स्पर्श करेगी, तो इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो क्या परिभाषा होगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ होगी, जीवा जिसे कहा जाता है, वो मुख के किसी न किसी स्थान विशेष को, मुख के अंतर्गत आपके होठ भी हैं, मैंने पहले बताया आपको दंत भी हैं, तालव्य भी हैं, मूर्धन्य भी हैं, इनके किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन। मुख के अंगों के स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श का आधार, स्पर्श के व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श माने छूने के आधार पर हम इसे फिर दोबारा से 3 भागों में बांटते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, 3 भागों में। मुख के अंगों के स्पर्श के आधार पर किसी किसी भाग को स्पर्श करते हैं, उसके आधार पर भी हम 3 भागों में बांट रहे हैं। स्पर्श का व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले परिभाषित करते हैं हम स्पर्श व्यंजन, जिसका मैंने पहले ही बताया छूने के आधार पर। जो व्यंजन मुख के विभिन्न अंगों को पारस्परिक स्पर्श से बोले जाते हैं। जो व्यंजन क्या होते हैं? मुख के विभिन्न अंग। मुख के विभिन्न अंग मैंने पहले भी बताया आपको कौन कौन से विभिन्न अंग, तालव्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है, मूर्धन्य, किसी न किसी अंग को स्पर्श करेंगे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है हम। ठीक है। तो इस आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। मैंने सारणी बनाई है, इसके आधार पर आप देखें। क्वर्ग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्वर्ग। क्वर्ग के अंतर्गत क्या हो गया? क ख ग घ ण, क ख ग घ ण। तो क्वर्ग के अंतर्गत कौन सी आ गई? क वाली पूरी पंक्ति। च्वर्ग के अंतर्गत च वाली पूरी पंक्ति, च छ झ ण, ठीक है। ट्वर्ग के अंतर्गत ट वाली पूरी पंक्ति। त्वर्ग के अंतर्गत त वाली पूरी पंक्ति, ठीक है। पवर्ग के अंतर्गत प वाली पूरी पंक्ति। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5।
तो 5 वर्गों में बांटा है और 5 वर्ग में 5 हमने व्यंजन लिया, तो कितना हो गया 5 × 5 तो कितना हो गया 25। ठीक है, 25 भागों में यानी हो गया आपको व्यंजन को हमने जो जितने भी हमारे व्यंजन हैं उन्हें हमने 5 वर्गों में बांटा है। क्वर के अंतर्गत 5, स्वर के अंतर्गत 5, ट्वर के अंतर्गत 5, त्वर के अंतर्गत 5, पवर के अंतर्गत भी 5। प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ के आधार पर हम इसको स्पर्श करना चाहें तो स्पर्श करेंगे कि हम इसके अंतर्गत पहले कौन से व्यंजन आते हैं, य र ल व, य र ल व। तो ये क्या होता है, इन व्यंजनों को जब हम उच्चारित करते हैं इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा है। यानी कि क्या कहेंगे आप कि इनको उच्चारित करते समय हमारी जो जिह्वा है वो मुख के किसी ना किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ठीक है, स्पर्श तो करती लेकिन पूरी स्पर्श नहीं करती। आप अगर उच्चारित करके देखिए यो, तो आपकी जीवा है वो क्या रहेगी, यो, ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगी लेकिन फिर नीचे हो जाएगी। रो, स्पर्श नहीं कर रही। लो, ठीक है, हल्का सा स्पर्श करेगी लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करेगी। तो ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मैंने उच्चारण के लिए आपको परिभाषित करने के लिए एक और दिया है कि इसके उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, स्पर्श करते लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं करते। इसके अंतर्गत क्या आ गए 4, य र ल व। तो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने आए थे 25। हमने कितने लिए थे 25। ठीक है, हमने अब कितने लिए हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4। अगला है जो हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स नाम से स्पष्ट हो जाता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर या गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, रगड़ खाकर या गर्म होकर बाहर निकलेगी उन्हें ऊष्म व्यंजन कहेंगे। श, श, स, हो। उच्चारित करके देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। श, स, आपके उच्चारित करते समय रगड़ पैदा होती है। श, श, स, हो। तो उच्चारित करते में क्या होगी रगड़ पैदा होगी, उसे क्या कहा जाएगा ऊष्म व्यंजन। और गरम अगर आप नाक के पास अपनी उंगली रखना चाहें तो रख कर भी देख सकते हैं और पता चलेगा शो, आपकी गर्म वायु निकलेगी उसमें से। तो कितने हो गए इसमें 4। तो आपका ये कितने का हमने चार्ट बनाया 29 और 4 33 का हमने चार्ट बनाया है। ठीक है, अगला है हमने स्पर्श के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। आगे है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। उच्चारित कहाँ से होते हैं आपके, अगर ये 33 लेते हैं, साथ में हम स्वरों का भी वर्गीकरण ले लें तो हम अगर लेते हैं उच्चारित इन 33 व्यंजनों को किन किन स्थान से उच्चारित करते हैं उस आधार पर हम बताना चाहेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ से उच्चारित होते हैं, उच्चारण के स्थान के आधार पर मैं परिचय आगे देना चाहूँगी कि किन किन भागों से कहाँ से कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है। तो आपको यहाँ देखिए ये जो चित्र नज़र आ रहा है इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तालव्य क्या होता है। ओष्ठे से नाम से स्पष्ट हो जाएगा होठ, दंते के नाम से ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दांत। ठीक है ना, दंते के नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि दांत हैं। ओष्ठे के नाम से स्पष्ट हो जाएगा होठ है। कंठे के नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा गला। लेकिन आप कह सकते हैं कि गले से तो सारे उच्चारित होते हैं, लेकिन जिनमें क्या होगी आपकी जीवा सीधी रहेगी और गले से ही हर एक व्यंजन उच्चारित होता है, लेकिन इसमें जीवा सीधी रहेगी। तो आप पूछेंगे तालव्य क्या होता है। तालव्य आपके दांतों का जो पीछे का भाग होता है ऊपर की साइड होता है, ये तालव्य होता है। और मूर्धन्य क्या होता है, अगर आप जीभ सीधी आपकी है तो इसके ऊपर की जीभ आपकी ऊपर की साइड जो यहाँ होता है छत सी होती है, इसे आप क्या कहेंगे मूर्धन्य। तालव्य मैंने बताया जीभ ये दांतों के जो पीछे का भाग है। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। तालव्य कौन सा होगा, ईच यश, चो को उच्चारित करके देखिए चो चो। तो आपके ये दांतों के पीछे का जो भाग है ऊपर की साइड का थोड़ी सी ऊंचा होगा, यहाँ पर उसको स्पर्श करेगी, ये तालव्य है। और मूर्धन्य में आप अगर करके देखें टो, टो को उच्चारित करके तो आपकी जो जीभ है जो ऊपर की छत बनी हुई है उसको स्पर्श करेगी। तो समझ आ गया होगा। दंतोष्ठे क्या होता है, दांत और होठ, इसमें उच्चारित करते समय व का उच्चारण स्थान है ये व आपकी जो दांत होंगे वो होठों को स्पर्श करेंगे, तो ये दंतोष्ठे हो गया। ओष्ठे का मतलब हो गया होठ,
कंठोष्ठ्य मतलब हो गया ओ। आपकी जो होठों की शेप होगी वो क्या हो जाएगी, गोलाकार बन जाएगी, ठीक है ना, वृत्ताकार बन जाएगी जिसे कहेंगे, ठीक है। कंठे, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है इन्हें कंठे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कंठे के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ड़ और साथ में हम ह व्यंजन लेंगे। कौन सा व्यंजन लेंगे, ह व्यंजन, ठीक है। और अगर मैं इसे परिभाषित करना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि आप इसे एक सरल सा तरीका है जिसे आप कर सकते हैं कि आप स्वरों को भी ले सकते हैं अंतर्गत और आप व्यंजन को भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो कई बार जीबीटी का जो पेपर होता है एस्टेट का, उसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है तो अ का उच्चारण स्थान या आ का उच्चारण स्थान, तो आप क्या करेंगे, आप इस तालिका से याद कर सकते हैं अ आके, तो आपको याद हो जाएगा कंठे, क से कंठे, ठीक है, आ अ आके, तो ये उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठे। आगे है तालव्य। तालव्य मैंने आपको बताया था, आप उच्चारित करके देंगे तो दांतों के पीछे का ऊपर का जो थोड़ा सा दांतों के ऊपर का पार्ट होगा वो तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य कहते हैं। आपकी अगर क ख गण, अगली लाइन, पहली लाइन है कंठ है, फिर उसके बाद आता है तालव्य, तो तालव्य में क ख गण च छ जण, तो आपकी स्वर्ग वाली जो पूरी लाइन है वो इसके अंतर्गत आती है, च छ ज झण, तो साथ में आप इसके क्या आएगा, य श भी आएगा। तो और इसके अंतर्गत हम स्वरों को लेना चाहें तो क्या कहेंगे, ई ई ई ई, यानी कि आप लेंगे ई च्यश, ई च्यश। जैसे हमने कंठे के अंतर्गत लिया था अ आके, पूरा लिया था अ आके, इसके अंतर्गत लेंगे तालव्य के अंतर ई च्यश, ठीक है। अगर हम आप लेना चाहें, अगला है हमारा मूर्धन्य। मैंने बताया था कि आपकी जो जीभ के ऊपर का, गले के अंतर्गत आप जीवा है, जीवा के ऊपर का पार्ट जो होता है, छत होती है जो, उसके अंतर्गत उसे मूर्धा कहा जाता है, जिसके नाम से स्पष्ट होता है मूर्धा, यानी कि मरा हुआ, टूटा हुआ। तो इसके अंतर्गत हम किसको लेंगे, ट्वर्ग को, ठीक है। इसके अंतर्गत हम किसको लेंगे, ट्वर्ग को। ट्वर्ग के साथ साथ हम इसको ठ के साथ साथ हम र और श को भी लेते हैं, र और श को भी लेंगे, साथ में हम री, आपके स्वरों के अंतर्गत री आता उसको भी लिया गया है। आप री, जिसको हम अगर कहें तो री भी कह सकते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत हमने इसको लिया है। अगला है दंत्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत्य व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या लेंगे, त्वर्ग वाले पूरे त थ ध न, ठीक है, साथ में हम लेंगे स ल, तो आप क्या कहेंगे, सलत। अगर इसको पूरा करेंगे तो सलत। अब दंत्य में क्या आएगा, सलत। तो आपका पहला क्या था, कतम, आपको याद रह जाएगा कतम, ठीक है, कतम द, कतम द, तो कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, तो आपके कवर्ग हो गया इसके अंतर, आकय हो गया इसके अंतर्गत, इसके त के यानी कि तालव्य के अंतर क्या हो गया, ईच हो गया, मूर्धे के अंतर्गत क्या लिया था हमने, राष्ट्र री हो गया, दंत्य के अंतर्गत क्या लिया था हमने, सलत हो लिया था, ठीक है। ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है, ओष्ठ्य होठों से, उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। प फ भ ब भ म, तो इसके अंतर्गत आप उच्चारित करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उच्चारित करके देख, प, इसमें क्या होगा कि जो आपके होठ होंगे वो आपस में बिल्कुल मिलेंगे, प फ, ठीक है, ब भ म, साथ में स्वरों का वर्गीकरण भी लिया, तो आप कैसे कर सकते हैं, याद करना हो तो कैसे कर, उफ, उपम, उफ, उपम, तो स्वर भी आ गए और आपके व्यंजन भी आएंगे। आप सोचेंगे मैम ने तो व्यंजन का कहा था, लेकिन इसके अंतर्गत स्वर क्यों लिए हैं, ताकि आपकी पेपर आते हैं, एस्टेट का पेपर होता है, तो आपके इसके साथ ही आपको स्वरों का वर्गीकरण भी क्लियर हो जाए। क्योंकि छोटी क्लासों में तो स्वरों का वर्गीकरण अलग नहीं आता, लेकिन आपके पेपर में एंट्रेंस जो होते हैं उसके अंतर्गत आपकी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्वरों का वर्गीकरण भी इसके साथ लिया है। तो आप क्या कहेंगे, ओष्ठ्य के अंतर्गत उफ, उपम। नासिका। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, जो आपके पंचम अक्षर है, यानी कि आपके क्वर्ग के, च्वर्ग के, ट्वर्ग के, त्वर्ग के, पवर्ग के, जितने भी पंचम अक्षर हैं ये सारे के सारे पंचम अक्षर कहा जाता है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अगला है दंतोष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों और होठों से होता है उन्हें दंतोष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है,
ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, दंतोष्ठ्य के अंतर्गत हम व लेते हैं, दंतोष्ठ्य के अंतर्गत कौन सा आता है, व, ठीक है। दंतोष्ठ्य में वो आप खुद बोल के देखेंगे, द, दांत और होष्ट आपके दोनों मिलेंगे, वो, ठीक है। दांत जो है आपके वो ऊपर वाले दांत है वो नीचे वाले होठों पर लगेंगे, स्पर्श करेंगे, तो ये दंतोष्ठ्य होगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो एक आप इसका नाम क्या, कंठ तालव्य भी ले सकते हैं। कंठ तालव्य में आपका ए आई आता है, कंठ तालव्य के अंतर्गत आपका ए और आई आता है, कंठ और तालु का स्पर्श होगा जिसमें, ठीक है। और कंठोष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य का लेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण भी लिया है, तो हमने कंठोष्ठ्य के अंतर्गत हम क्या लेंगे, ओ और औ, ठीक है। ये कंठोष्ठ्य हो जाएगा और ये कंठ तालव्य हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। तो ये किसके आधार पर हमने किया था, स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद पहले किया था, अब हमने किया है उच्चारण स्थान के आधार पर, स्पर्श के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर उसके बाद पश्चात हमने किया उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, ठीक है। नासिके किया, दंतोष्ठ्य किया हमने, ठीक है। कंठ तालव्य किया, ये कंठ तालव्य हो गया, ये कंठोष्ठ्य हो गया, यानी कंठ और होठ इनमें मिलकर इनका उच्चारण स्थान होता है, तो ये आपके उच्चारण स्थान के आधार पर हो गए। आगे श्वास की वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास यानी सांस की मात्रा के आधार पर व्यंजन वेद, इसको दो भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे नाम से स्पष्ट होगा, अल्प मीन्स थोड़ा, जिन व्यंजनों के प्राण मीन्स वायु, हमारी प्राण किस में बसे हुए हैं, हमारी सांसों में बसे हुए हैं, तो ये सांसों के आधार पर हम इसे कहेंगे, दो भागों में बांटा, अल्प प्राण यानी थोड़े सांस। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जिनमें श्वास वायु क्या निकलती है, कम मात्रा में, अल्प मने कम मात्रा में, ठीक है। अल्प प्राण, तो प लगाना भूल गए थे यहाँ पर, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण, महा मने ज्यादा, प्राण मने श्वास, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो महा मने ज्यादा, प्राण मने श्वास, महा मने ज्यादा, प्राण मने श्वास, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में ज़्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी, उन्हें बाहर निकलते महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो हमारे इसमें अंतर्गत हमने इन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। मेरा इसके अंतर्गत आपको जो बताने का गंतव्य था वो हमारा बीच में रह गया। इसके अंतर्गत आपका हर वर्ग का तो कौन कौन से लेंगे, पहला, तीसरा, पाँचवा, वो मेरी लाइन ली थी लेकिन वो मेरी पीछे से नीचे से कट ऑफ हो गई है, तो मैं इसके अंतर्गत लूँगी, यानी कि हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा, यानी वर्ग का भी पहला और, ठीक है, पहला वर्ग का, फिर तीसरा, पाँचवा, यानी कि आपका कौन कौन सा लेंगे, क, ठीक है, ग और ण, तो ये पहला, तीसरा, पाँचवा। अगर क्वर्ग का हमने लिया है तो हम इसके बाद क्वर्ग के बाद क्या आता है, च्वर्ग का भी हम पहला, तीसरा, पाँचवा लेंगे वन, ठीक है, व्यंजन लेंगे, ट्वर्ग का भी पहला, तीसरा, पाँचवा लेंगे, त्वर्ग का भी त, द, न लेंगे और पवर्ग का भी हम पहला, तीसरा, पाँचवा लेंगे। साथ में हमारा इसके साथ यहाँ पे अल्पप्राण के अंतर्गत य, र, ल और व भी आते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पर यादा लिखने के कारण यादा आपको थोड़ा सा तो हो रहा होगा, लेकिन मैंने लाइन को यहाँ पर टाइप किया था लेकिन वो डिलीट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ आपको। तो अल्पप्राण के अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा और साथ में य, र, ल, व भी होगा। महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हर वर्ग का दूसरा, चौथा, ठीक है, हर वर्ग यानी कि आपका क्वर्ग है, जैसे च्वर्ग है, ट्वर्ग है, त्वर्ग है, पवर्ग है, तो आपका यानी कि आपके क्या कहेंगे इसके अंतर्गत, महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन सा, दूसरा, चौथा, पाँचवा कौन सा होगा आपका, दूसरा कौन सा होता है, क के अंतर्गत, क्वर्ग के अंतर्गत दूसरा कौन सा हो गया, ख, चौथा कौन सा हो गया, घ, घर, ठीक है ना, घ, घर हो गया आपका, तो दूसरा होगा ये चौथा हो गया। तो क्वर्ग का दूसरा, चौथा लिया है, च्वर्ग का भी आप दूसरा और चौथा लेंगे यानी कि छ और झ, ट्वर्ग का भी आप दूसरा और चौथा लेंगे, ठ और ड, त्वर्ग का भी आप दूसरा और चौथा लेंगे, थ और क्या लेंगे आप, थ
और क्या लेंगे, ध। ठीक है, तो दूसरा और चौथा हो गया आपका। और पवर्ग का लेना चाहे तो आप कौन सा लेंगे, फ और भ। ठीक है, फ और भ। अब इसके साथ ही आपका श श सह, श श सह, तो ये आपके हैं महाप्राण के अंतर्गत श श सह। इनके उच्चारण में भी जो प्राण वायु है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलती हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आए थे, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में आपके अंत्यस्य और लव। ठीक है, इनके अल्प प्राण कम श्वास की मात्रा निकलती थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत महा मने ज़्यादा, प्राण मने वायु। इनके जब हम उच्चारित करते हैं शो शो सो हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्वास की मात्रा निकलेगी। और अल्प प्राण को उच्चारित करके देखें क, ठीक है, ग, तो श्वास की मात्रा कम होगी, महा में ज़्यादा होगी, महाप्राण में। तो ये आपका श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद हुआ है। आप स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद करना चाहें तो इसे दो भागों में बांट जाता है, अघोष और सघोष। यानी कि इसके स्वर के जो तंत्री होते हैं जिससे हमारे उच्चारित होते हैं हर एक, ठीक है, उस स्वर तंत्री के आधार पर जहाँ से स्वर उच्चारित होते हैं, व्यंजन उच्चारित होते हैं, उसमें कितना कंपन होता है, उसके आधार पर भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, अघोष और सघोष। अघोष मने अ मीन्स कम, ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होगा, अ मीन्स नहीं, ठीक है, कंपन होगा ही नहीं, उसे अघोष कहेंगे। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा कौन सा हो गया, अगर आप लेना चाहें तो कौन सा होगा, वर्ग का लेते हैं तो पहला कौन सा होता है, क, और दूसरा कौन सा होता है, ख। तो ये आपका क और ख, तो ये पहला और दूसरा, साथ में इसमें कौन सा आएगा आपका, श श स, ये अघोष व्यंजन है। तो इसमें स्वर तंत्री में जब आप इसको बोलते हैं कंपन नहीं होगा, कांपेगी नहीं आपकी आवाज़, सीधी जाएगी, फ्लो में जाएगी। और सघोष क्या होते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होगा, कांपेगी आवाज़, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और साथ में य र ल व ह, कौन कौन सा, य र ल व, साथ में ह, ये क्या है, सघोष व्यंजन है। यानी कि जिनका य र ल व ह, ठीक है, मैं ज इसको उच्चारित करूँगी तो आप खुद ही देखेंगे आपकी आवाज़ में कंपन होगा। और जबकि आप क को करेंगे तो आपकी आवाज़ कांपेगी नहीं, ठीक है, अघोष में कांपती नहीं है आवाज़, सघोष में आवाज़ कांपने लग जाती है। एक ऐसे जैसे आप किसी चीज़ उंगली को लेते हैं तो क हिलने लग जाए तो वो सघोष, और जब सीधी रहे तो अघोष, तो यानी कि आपकी क्या होगा, कांपेगी नहीं आवाज़, तो इसे क्या कहेंगे, अघोष। और जब कंपन होगा तो उसे सघोष कहा जाएगा। तो हमारा ये अब ध्यान देने योग्य जो हमारी बातें हैं उनमें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जितने भी आपके स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि जितने भी हमारे स्वर होंगे वो सघोष होंगे, ठीक है ना। यदि दो व्यंजन ऊपर नीचे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट था जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे उनके उच्चारित करते समय कंपन होता है, अ, आ, ई, तो आप गले पे हाथ लगाएंगे तो एक कंपन सा होगा, तो ये सघोष होंगे जितने भी स्वर। और दूसरा पॉइंट है यदि दो व्यंजन ऊपर नीचे हैं तो सदैव जो ऊपर वाला व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। जैसे द्वारा लिखते हैं तो जो पहला हमारा है ये द है, ठीक है, द के नीचे हम व डाल देते हैं कई बार, ठीक है ना, तो द के नीचे व डाल के ऐसे भी लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो द है वो स्वर रहित है, जो व है वो क्या है, नीचे वाला स्वर युक्त है, स्वरूप नहीं है बेटा, स्वर युक्त है, ठीक है। तो आपके यदि दो व्यंजन ऊपर नीचे हैं तो सदैव ऊपर वाला व्यंजन स्वर रहित होगा और नीचे वाला जो होगा वो स्वर सहित होगा। जहाँ से आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये स्वर के साथ हैं। जो ऊपर वाला है द,
ये स्वर के रहित है। नीचे से यहाँ से हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब स्वर रहित है, और जो पीछे वाला है वो स्वर जो नीचे लग जाए वो स्वर युक्त है। थर्ड पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, शो, त्रो, ज्ञ और श्रो। ठीक है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में नुक्ता युक्त 2 ध्वनियाँ ज, जिसमें आप कहते हैं ज़ेब्रा। ठीक है, ज़ेब्रा उच्चारण करते हैं ज़ेब्रा। ठीक है, तो 2 नुक्ता युक्त ध्वनियाँ आई हैं, ज, फ को शामिल किया गया है। आगे हैं ध्वस। आपके स्वर लें, अगर हम री को नहीं लेते तो री को शामिल नहीं करते, तो 10 स्वर और जो 2 अयोग वहाँ हमने किए थे, ठीक है, विसर्ग और कौन सा किया था हमने, अनुस्वार किया था, उन 2 अयोग वहाँ को मिलाकर हमारी 12 खड़ी बनती है। अगर कहीं प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो आपकी 12 खड़ी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं 10 स्वरों और 2 योग वहाँ को मिलकर 12 खड़ी बनती हैं। इसके अंतर्गत तो 10 स्वर और 2 योग वहाँ थे हमारे, उनसे मिलकर 12 खड़ी बनती है। 12 खड़ी, आपका प्रश्न आ जाए 12 खड़ी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं 10 स्वर और 2 योग वहाँ मिलकर 12 खड़ी बनाते हैं।